गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पद के भागों में के बारे में पढ़ रहे थे कि पद को कितने भागों में बांटा गया है। पद को 5 भागों में बांटा गया है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अब हम यहाँ पर विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, मोटा, काला आदि। देखिए विशेषण को यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या को दर्शाया गया है। परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित व अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को बताया गया है। और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम यहाँ पर गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थान, दशा, काल आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे तलवार में दैवीय शक्ति, यहाँ पे दैवीय शक्ति क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अब हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है: निश्चित संख्यावाचक व अनिश्चित संख्यावाचक। जो शब्द विशेषक की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वो 14 साल के थे। 14 यहाँ पे क्या है? निश्चित संख्या है। अब है अनिश्चित संख्या। जिन शब्दों से विशेषक की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। सभी यहाँ पे क्या है भाई? कितने हैं? 2, 4, 6 कोई संख्या नहीं दे रखी है, तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से विशेष्य के परिमाण अथवा मात्रा का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। सबसे यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद है: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जिन शब्दों से विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध हो वो क्या होते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे मैं 2 लीटर दूध पीता हूँ। 2 लीटर क्या है? यहाँ पर निश्चित है। अनिश्चित परिमाणवाचक। जिन शब्दों से विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे खीर में थोड़ी चीनी और डालिए, थोड़ी पता नहीं कितनी डालनी है, ये क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब है सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द विशेष्य की ओर संकेत करते हैं अथवा सर्वनाम संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण को यहाँ पर देखिए 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है निश्चयवाचक यानी संकेतवाचक विशेषण। ये विशेषण संज्ञा की और निश्चयार्थी संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे आप स्टूल पर बैठिए, यानी उस यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? निश्चयवाचक विशेषण है। अब है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण संज्ञा की और अनिश्चयार्थी संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई माँ को पुकारा है। अब कोई अनिश्चित है कि कौन पुकार रहा है। अब है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के प्रश्नात्मक विशेषण को प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे कहाँ क्या है? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अब है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं, इसलिए इन्हें संबंधवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे जो चाकू तुम्हें कल दिया था वो मुझे वापस दे दो, यानी यहाँ पे जो वो क्या है? यहाँ पे संबंध सार्वनामिक वाचक विशेषण है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया किसे कहते हैं। जो शब्द किसी कार्य करने अथवा होने का बोध कराते हैं वे हमें क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। यानी जो शब्द किसी भी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद होते हैं: सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। यानी जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा क्रिया का फल किस पे? कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, वो क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम फल खाता है, यहाँ पर खाना क्रिया के साथ फल कर्म है, यानी खाना क्या है? किसको खा रहा है? वो फल को खा रहा है। अब है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे शीला हंसती है, कर्म का प्रभाव किस पे पड़ा? शीला पर। अब हम पढ़ेंगे अव्यय।
वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक पुरुष आदि के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता वे अवयव कहलाते हैं। यानी जिसमें लिंग वचन कारक पुरुष आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। जैसे अब, यहाँ, वहां, क्यों, कैसे, इसलिए, तथा, और, जब, किंतु, परंतु, इधर, कब, तब, आजकल आदि इन सब पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे अवयव के भेद। अवयव के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले हम क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है वे क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। देखिए, स्थानवाचक, क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले विशेषण स्थानवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दिवाकर ऊपर बैठा है, ऊपर क्या स्थान है। कालवाचक, जिन क्रिया विशेषण से क्रिया के होने का समय का बोध होता है वो कालवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कल क्या है? यहाँ पे कालवाचक विशेषण है, यहाँ पर अवयव जो है। अब है परिमाणवाचक, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया की मात्रा अथवा परिणाम का बोध हो वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बबली की बेटी बहुत ज्यादा रोती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब है रीतिवाचक, जिन क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के ढंग का पता चलता है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे शीघ्रता से यहाँ आओ, शीघ्रता क्या है? यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब है संबंध बोधक, वे अवयव जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से स्थापित करते हैं उन्हें हम संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, यानी किसी के पीछे पीछे दौड़ रहा है, यानी किसी से उसका संबंध है। अब है समुच्चय बोधक, वे अवयव जो दो शब्दों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर समुच्चय बोधक को 2 भागों में बांटा गया है: समानाधिकरण और व्याधिकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समानाधिकरण, वे अवयव जो स्वतंत्र पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे मैं पढ़ूं या न पढ़ूं, यहाँ पे या क्या है? यहाँ पे समानाधिकरण है। अब है व्याधिकरण, जिन अवयव शब्दों द्वारा एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वो सफलता अवश्य पाएगा, जो और वो क्या है? यहाँ पर व्याधिकरण है। अब है विस्मयादि बोधक, वे अवयव शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, विस्मय आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे हाय तुमने ये क्या किया, हाय यहाँ पे क्या है? विस्मयादि बोधक समुच्चय बोधक जो है विस्मयादि बोधक है। अब हम यहाँ पर शब्द और पद में अंतर पढ़ेंगे। जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आता है तब वो शब्द की संज्ञा पाते हैं। यानी जब शब्द क्या होता है? स्वतंत्र होता है तो क्या कहलाता है? वो शब्द कहलाता है। जैसे रमेश, जल, सुरेंद्र, कमल आदि। परंतु जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पद की संज्ञा पाते हैं। यानी जब शब्द स्वतंत्र कहलाते हैं तो उन्हें हम शब्द कहते हैं, लेकिन जब वो शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? वो पद बन जाते हैं। जैसे रमेश स्कूल गया, रमेश यहाँ पर क्या हो गया? किसी वाक्य में आ गया तो ये क्या बन गया? पद बन गया। कमल कीचड़ में खिलता है, कमल क्या बन गया? यहाँ पर पद बन गया है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि जो शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं वो तो शब्द कहलाते हैं, लेकिन जब जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं वो पद कहलाते हैं। अब हम पदबंध के बारे में पढ़ेंगे। कई पदों के योग से बना वाक्यांश जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहलाता है। यानी कई पदों के योग से बना वाक्यांश, लेकिन वो क्या कहलाता है? एक ही पदबंध कहलाता है। यानी कई वाक्यों से मिलकर बना है, लेकिन जैसे एक पैराग्राफ होता है, कई वाक्यों से मिलकर बना है तो उस पैराग्राफ को क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। दूसरे शब्दों में पदबंध वाक्य का एक अंश होता है। जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं उसी बंधी हुई इकाई को पदबंध कहा जाता है। जैसे सड़क पर गिरा हुआ थैला राम का है, यहाँ पर क्या ये पूरा पदबंध है। इस वाक्य में सड़क पर गिरा हुआ अंश थैले के साथ मिलकर एक व्याकरणिक इकाई बना रहा है, अतः यह पूरा अंश एक पदबंध है। पदबंधों के में विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के शब्द हो सकते हैं। जैसे मोटा लड़का हॉकी खेलता है, मेरी चाची जी ने मुझे एक उपयोगी पुस्तक दी, सुधा सामने वाली बिल्डिंग में रहेगी। इस तरह के हमारे क्या हो गए? पदबंध हो गए। यानी पदबंध में क्या होते हैं? कई वाक्य मिले हुए रहते हैं। अब हम पदबंध के भेद पढ़ेंगे। पदबंध को यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया है: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण
पदबंध। सबसे पहले हम यहाँ पे संज्ञा पदबंध के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। यानी संज्ञा पद के स्थान पर होने वाले पदबंध क्या कहलाते हैं? संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। इसकी पहचान ये है कि इसमें शेष पद संज्ञा पद होता है तथा शेष पद उस पर आश्रित होता है। जैसे विदेश में रहने वाले मेरे चाचा जी ने मुझे बुलाया है, यहाँ पर विदेश में रहने वाले मेरे चाचा जी क्या हो गए? यहाँ पे पदबंध हो गए, संज्ञा पदबंध हो गए। अब है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे जो स्त्री आज सुबह आई थी वो बीमार है, जो स्त्री आज सुबह आई थी ये क्या है? यहाँ पे सर्वनाम पदबंध है। अब है क्रियापद बंध। क्रियापद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध क्रियापद बंध कहलाते हैं। जैसे बड़े भैया कल भी दिल्ली से चले गए थे, यहाँ पर क्या है? क्रियापद बंध है। विशेषण पदबंध। वे पदबंध जो विशेषण पद के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे महेश बहुत दुर्जन, बेईमान और कामचोर युवक है, यहाँ पर दुर्जन, बेईमान और कामचोर युवक क्या है? यहाँ पर विशेषण पदबंध है। अब है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे भाभी जल्दी जल्दी चलकर छत पर पहुंची, यहाँ पे जल्दी जल्दी क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। आप लोगों को इस पाठ में शब्दों पर सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।